हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ जनरल नॉलेज सेक्शन से। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्टेड। द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। वर्ड इकोलॉजी जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड। करेक्ट आंसर है ग्रीक वर्ड। Plant, animals, parasite, decomposers, etc. constitute the dash and components of environment. Environment का कौन सा component ये constitute करते हैं? बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग। बायोटिक और लिविंग जो है वो सेम होता है। बायोटिक को लिविंग ही कहा जाता है और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग। तो करेक्ट आंसर है डी यानी ए एंड सी। वो कॉइन द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी की टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने। और जो इकोसिस्टम की टर्म एजी टेंसले ने इकोसिस्टम की टर्म दी थी। डैश इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट इन अ स्टेबल स्टेट। कौन सी टर्म है जिसका मतलब ये है कि ये टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिजम्स की कि ये अपने किसी भी एनवायरनमेंट में अपने जो इंटरनल बॉडी है उसको रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे होम्योस्टैसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, फीड, एक्वाकल्चर और एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है? एग्रीकल्चर फील्ड भी इंसान खुद बनाता है, मैन जो है वो खुद बनाता है, और एक्वाकल्चर पॉन्ड्स भी खुद बनाए जाते हैं। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम है। डिकम्पोजर्स को और क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज। जो अपने ही हैबिटेट में एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे नीश कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू वेरियस रीजन। दीज रीजन आर नोन एज। बायोस्फीयर का वो जो टेरेस्ट्रियल लैंड वाला हिस्सा होता है उस रीजन को क्या कहा जाता है? बायोम। उसे बायोम कहा जाता है। When there is a network of interconnected food chain in an ecosystem is known as। जब किसी भी फूड चेन जो है वो दूसरे किसी फूड चेन के साथ कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्ट कर रहे हों, तो उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? उसे फूड वेब कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक है, न्यूमेरिकल है। करेक्ट आंसर है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोलॉजिकल पिरामिड? नहीं है, बनाते हैं। बायोमास भी बनाते, पैरामिड ऑफ बायोमास भी, नंबर भी, और एनर्जी। और पैरामिड ऑफ स्पीशीज जो है ये इकोलॉजिकल पैरामिड नहीं बनाते। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। पैरामिड ऑफ एनर्जी आर। जो एनर्जी का पैरामिड है वो हमेशा ही अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। करेक्ट आंसर है ए, अपराइट। इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द कम्युनिटी दैट अचीव्स इक्विलिब्रियम इज नाउन एज। जब कोई भी कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस चलता है, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है उस वक्त क्या कहा जाता है इसको? उस वक्त इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन विच बिगिंस इन लाइफलेस एंड अनऑक्यूपाइड एरिया। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन किसी भी बेजान जगह पे जहाँ पे कभी कुछ हुआ नहीं हुआ होगा वहाँ जब वो बिगिन करती है अपनी लाइफ, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। ज़ेराक इज़ अ टाइप ऑफ सक्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन। ज़ेराक जो है ये किस तरह की सक्सेशन है? ये ड्राई एरियाज में होती है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को और क्या कहा जाता है? लोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम का है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी इकोसिस्टम में, कितना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, उसे कहा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फ्रॉग, डॉग, कैट एंड टाइगर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये कार्निवोर्स की एग्जाम्पल है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो हार्बीवोरस को खाते हैं।
फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज़ नाउन एज, जब कोई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कंज्यूमर तक, उसे क्या कहा जाता है? उस एनर्जी को कहा जाता है यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। जब एनर्जी सिर्फ एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसे कहा जाता है यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। स्टेटमेंट जो है ये, रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स विच आर एंडेमिक टू द इंडियन subcontinent. The book is the result of Zoological Survey of India and Botanical Survey of India. Both Zoological Survey of India and Botanical Survey of India are conducted under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। ये कहता है कि जो रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया है उसमें कंजर्वेशन स्टेटस रखा जाता है एनिमल्स और प्लांट्स की जो एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये जो है इसमें जूलॉजिकल सर्वे भी होता है, बोटानिकल सर्वे भी होता है। दोनों सर्वे जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स इन रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया? रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया में जो है इस कैटेगरी में कौन आता है? Which of the following mammal is in the category of critically endangered mammals in the Red Book data of India? Kashmir stag, Himalayan brown bear, Kondan rat, all. करेक्ट आंसर है डी, ऑल। यानी ये तीनों जो हैं, जो ये तीनों मैमल्स जो हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स हैं रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया में। पकोड़े लेग बार्ब is a fish listed in Red Data Book of India as critically endangered. It is found in, जो पकोड़े लेग बार्ब है ये एक फ़िश है, ये भी रेड डेटा बुक में एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है केरला में। द स्टेटस ऑफ हिमालयन कोयल, बंगाल फ्लोरिकन, पिंक हेडेड डक एंड साइबेरियन क्रेन इन द रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया इज़, ये इनका स्टेटस क्या है रेड डेटा बुक में? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। म्यूचुअलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ बायोटिक इंट्रैक्शन इन विच, म्यूचुअलिज्म एक टाइप ऑफ बायोटिक यानी लिविंग इंट्रैक्शन है। इसमें क्या होता है? बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, ओनली वन इज़ बेनिफिटेड, वन इज़ बेनिफिटेड, अदर इज़ हार्म्ड। करेक्ट आंसर है ए, बोथ ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनको बेनिफिट होता है। दिस टाइप, द टाइप ऑफ बायोटिक इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म्ड अदर इज बेनिफिटेड, उसको क्या कहते हैं? जिसमें एक स्पीशीज को हार्म होता है दूसरे को बेनिफिट होता है, उसे क्या कहा जाता है? पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, बोथ, नन। करेक्ट आंसर है बोथ। पैरासिटिज्म भी कहा जाता है, प्रेडेशन भी कहा जाता है। हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की टर्म किसने दी थी हमें? E.O. विल्सन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ साइट कंजर्वेशन, किसको कहा जाता है? जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन, बोथ। करेक्ट आंसर है बोथ। इन सिटू कंजर्वेशन किसको कहा जाता है? ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। करेक्ट आंसर है डी, ए एंड डी, ऑन साइट कंजर्वेशन भी और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन भी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनफॉर्मली नाउन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इज a यूनाइटेड नेशन ट्रीटी, इट was साइंड इन। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनफॉर्मली इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन कहा जाता था, इज ए यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। ये कब साइन हुई थी? 1992 में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2000, इट केम इनटू फोर्स, लेकिन ये फोर्स में कब आई थी? 2003 में। नगोया प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 2010 में। जी। NBA स्टैंड्स फॉर, NBA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। Under which section of the Biological Diversity Act 2002 the state government in consultation with
Local bodies may notify the areas of biodiversity importance, the area of biodiversity heritage sites. जो सेक्शन इस सेक्शन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो स्टेट गवर्नमेंट है इन कंसल्ट उन्हें लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई किए हैं एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस और एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। टोटल ये हैं 37। करेक्ट आंसर है 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? इसमें से कौन सी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है? अमीनपुर लेक, मोजली आइलैंड, नारो हिल्स, नलूर, तमारिन ग्रोव। करेक्ट आंसर है ई, यानी ये चारों जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाज साइंड इन। स्टॉकहोम का जो कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे वो कब साइन हुआ था? वो कहाँ पे साइन हुआ था? स्वीडन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन एम्स टू रिड्यूस द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट? इसमें से कौन सी कन्वेंशन है जो जिसका एम ये था कि ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट हो सके हजार्डस वेस्ट का? करेक्ट आंसर है बेसल कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971 इन ईरान। इसको फोर्स में कब आई थी? 1975 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीसेंट रामसर साइट इन इंडिया? इंडिया में रीसेंट रामसर साइट कौन सी है? हैदरपुर वेटलैंड। द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन इज। पहली इंडियन वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है जिसको रामसर कन्वेंशन में कौन सी है? चिलिका लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट एंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? कौन सी रामसर साइट और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की? सांबर लेक, ये राजस्थान में है। सुंदरबन वेटलैंड है क्या चीज़? लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। स्टेटमेंट्स है ये। मैंग्रोव्स आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, दे प्रोड्यूस ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशंस, दे आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोटोन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? सारे सही हैं और एक्सेप्ट दो को, दूसरे को छोड़कर। ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, इनको हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है और ये बेस्ट एग्जांपल है इकोटोन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरबंस ग्रूव्स। पॉलिप्स दैट फॉर्म कोरल रीफ्स आर। जो पॉलिप्स कोरल रीफ बनाते हैं वो क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं। कलर ऑफ कोरल रीफ आर बिकॉज ऑफ। इनका कलर किसकी वजह से होता है? करेक्ट आंसर है एल्गी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोरल रीफ? इसमें से कौन सा? फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल्स, डी। करेक्ट आंसर है डी, तीनों ही टाइप्स हैं ये कोरल रीफ्स के। प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन 1992। इट इज़ ए, ये क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुई थी? 1973 में। टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाना द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1972 में। अटकापा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करो और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूले कि कहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है करेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।